हेलो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान महासंग्राम भाग एक चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ठोस अवस्था हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए पहला पार्ट जो है हम लोग लेके आ रहे हैं महासंग्राम का। तो सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो है इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़ने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो जो है पहुंचा दीजिएगा। जितने भी मेरे साथी अभी जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर जो है डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड के 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, मिक्सअप नहीं होगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमारे चलेंगे। जैसे हमारा पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट है, अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे उसको भी मैं बहुत जल्द आपके बीच जो है बता दूंगा, ताकि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो रीड करके आए, थोड़ा सा उस चैप्टर को पढ़ के आए, ताकि आपको और बेटर क्लियर हो सके कि क्वेश्चन हमने क्या क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और क्या इसका आंसर आना है ऑलरेडी हमारे माइंड में चल रहा हो। वैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या क्वेश्चन है और क्या इसके आंसर है। आप लोग अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट कीजिए, आंसर नोट कीजिए। निश्चित रूप से आपको लगभग 60% तक पेपर जो है वो इन्हीं प्रश्नों में से मिलने वाला है। हो सकता है ज़्यादा मिले, लेकिन 60% आप मान के चलें कि पेपर आपका 30 नंबर तक का पेपर इसमें से आने वाला है, जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें और सभी साथियों तक ये वीडियो जो है पहुंचा दें, ताकि सभी विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले सकें। तो रसायन विज्ञान महासंग्राम भाग 1 में पुनः आपका स्वागत। तो हम शुरू करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से। तो पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित क्रिस्टल संरचनाओं की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता तथा उप सहसंयोजन संख्या दीजिए। तो बता दूं मैं आपको, संकुलन दक्षता क्रिस्टल संरचनाओं की जो हमसे पूछी जाएगी उसमें पहली सरल या आध्याय कोष्टिका आ सकती है आपके पास। सरल या आध्याय संरचना फलक केंद्रित पूछी जा सकती है, फलक केंद्रित, जिसको हम लोग FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, FCC। और तीसरी जो इसमें आ सकती है वो आ सकती है काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, BCC बोला जाता है, BCC। तो सरल या अध्यय संरचना, सरल या अध्यय संरचना की जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 52.4%, 52.4%। फलक केंद्रित की जो संकुलन क्षमता होती है फलक केंद्रित एक कोष्टिका की वो होती है 74%, और बॉडी सेंटर्ड की जो होती है 68%, काय केंद्रित की होती है 68%। फलक केंद्रित FCC जो संरचना बनती है वो बनती है CCP पैकिंग से, क्यूबिक क्लोज पैकिंग से, घनीय निबिड़ संकुलन से, घनीय निबिड़ संकुलन से ये व्यवस्था बनती है। फलक केंद्रित व्यवस्था जो है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP शब्द आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलना है। तो सरल आध्याय की 52% है, फलक केंद्रित की 74 है, काय केंद्रित की 68 है। अब क्वेश्चन है आपके पास अंतः, अंतः यानी काय, काय केंद्रित घनीय के कोष्टिका की जो संकुलन क्षमता है वो 68% है। तो पहले दोनों की संकुलन क्षमता देख लें, इसकी 68% है। फिर कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो एक कोष्टिका बनती है वो होती है फलक केंद्रित, और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 74%। तो 74%। और उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या का अर्थ है कि एक कण कितने कणों से घिरा होता है। तो काय केंद्रित संरचना में एक कण जो होता है वो 8 कणों से घिरा होता है, एक कण 8 कणों से घिरा होता है। कैसे? काय केंद्रित में होगा क्या, काय केंद्रित घनीय की अगर मैं बात करूं तो कण जो होंगे, अवयवी कण जो होंगे वो कोनों पर लगे होंगे, एक तो कोनों पर, और ये जितने भी कोने हैं इन कोनों पर कण उपस्थित होते हैं, और एक कण बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो आप इस बीचों बीच वाले कण को अगर देखें तो 4 कण इसके ऊपर हैं और 4 कण ही इसके नीचे हैं। तो इस प्रकार जो बीच वाला कण है वो टोटल 8 कणों से घिरा होता है। तो उपसंयोजन संख्या जो होती है वो 8 बोली जाती है, उपसंयोजन संख्या 8।
और फलक केंद्रित में जो उपसंयोजन संख्या होती है, घनीय निबिड़ संकुलन में जो उपसंयोजन संख्या होती है वो होती है 12। 12 कैसे? हम लोग जब निबिड़ संकुलन करते हैं तो निबिड़ संकुलन में जब षटकोणीय व्यवस्था बनी थी, षटकोणीय व्यवस्था में क्या था? एक कण अपनी परत के 6 कणों से घिरा था। तो जैसे ये षटकोणीय व्यवस्था हमने तैयार की थी निबिड़ संकुलन में, तो एक कण, अगर बीच वाला कण हम देख रहे हैं, बीच वाला कण अगर देखें तो अपनी ही परत के 6 कणों से घिरा हुआ है। ठीक है, अपनी ही सतह के 6 कणों से घिरा हुआ है। तो 6 तो यही हो गए जो इसको टच कर रहे हैं, 3 इसमें ऊपर से रखे थे और 3 इसमें नीचे से रखे थे। तो 6 तो अपनी परत के ही हो गए ये वाले 6, 3 आगे ऊपर से और 3 आगे नीचे से, तो 3 + 6 + 3 तो टोटल 12 कणों से ये घिर जाएगा। तो इस प्रकार घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की जो समन्वय संख्या होती है, उपसंयोजन संख्या होती है, वो 12 होती है। नेक्स्ट आता है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? तो कांच जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था नहीं होती। अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। इनमें कणों की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार की द्रव की भांति इनमें कणों की व्यवस्था पाई जाती है। जिस प्रकार द्रव में कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, द्रव में कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती, ठीक उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों में भी कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती। यानी इसमें कणों की जो व्यवस्था होती है वो द्रव की भांति होती है। और कांच जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है और द्रव की भांति कणों की व्यवस्था होने के कारण ही इसे अतिशीतित द्रव का नाम दिया जाता है। इसमें प्रवाह की प्रकृति भी होती है, बहने का गुण भी पाया जाता है। यही कारण है कि पुरानी इमारतें अगर हम देखें तो उसका कांच ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होता है। नेक्स्ट, ध्रुवीय आणविक ठोस कौन कौन से हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से हैं? तो ठोस सल्फर डाइऑक्साइड ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड ध्रुवीय आणविक ठोस है क्योंकि इसमें S के पास लोन पेयर उपलब्ध होता है और जिस भी क्रिस्टलीय ठोस में लोन पेयर आएगा वो ध्रुवीय होगा ही होगा, ये ध्यान रखें। सल्फर के पास यहाँ लोन पेयर होता है तो जिसके पास भी लोन पेयर उपलब्ध होगा केंद्रीय परमाणु के पास, वो ध्रुवीय ही होगा। ठोस अमोनिया भी ध्रुवीय है। ठोस अमोनिया भी ध्रुवीय है क्योंकि अमोनिया का फार्मूला NH3, तो NH3 में N पर लोन पेयर होता है और लोन पेयर की उपस्थिति में कोई भी जो ठोस होता है वो ध्रुवीय ही होगा। आयोडीन क्रिस्टल अध्रुवीय है क्योंकि आयोडीन का फार्मूला I2 और जितने भी समपरमाणुवीय अणु मतलब समान परमाणुओं से बने हुए अणु, जैसे I2 जो है उसमें दोनों I है, ऐसे ही Cl2, ऐसे ही O2, N2, ये समपरमाणुवीय है। समपरमाणुवीय अणु जितने भी होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। हमें क्या छांटना है? ध्रुवीय। तो आयोडीन क्रिस्टल अध्रुवीय है, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ग्रेफाइट जो है वो नेटवर्क ठोस है, हमें ध्रुवीय छांटना है। ग्रेफाइट नेटवर्क ठोस है, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों अध्रुवीय है मैं बता दूं आपको। केंद्रीय परमाणु से जुड़े अगर सभी समूह सेम हो, जैसे यहाँ कार्बन के साथ चारों Cl जुड़े हैं और केंद्रीय परमाणु के पास कोई भी लोन पेयर ना हो, एकाकी युग्म ना हो, तो वो अध्रुवीय हो जाता है। तो इस आधार पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अध्रुवीय श्रेणी का यौगिक है। तो दिए गए क्वेश्चन में 2 ही ध्रुवीय है, एक तो ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और एक ठोस अमोनिया। नेक्स्ट, विद्युत चालन के आधार पर अचालक और अर्धचालक को समझाइए। तो अर्धचालकों में विद्युत चालन नहीं होता, विद्युत चालन नहीं पाया जाता अर्धचालकों में, यानी ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें धारा प्रवाह संभव नहीं होता। और अर्धचालकों में जो विद्युत प्रवाह होता है वो चालकों की तुलना में चालकों से कम होता है, परंतु कुचालकों से अधिक होता है, कुचालकों से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है
सरल घनीय धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। 2014 के पेपर की बात कर रहे हैं अब हम लोग। ईयर आपको रेड पेन से शो हो रहे हैं, ऊपर आप देखेंगे तो 2012 हमने डिस्कस कर लिया है, 2013 हमने डिस्कस कर लिया है, 2013 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं 2014 की। तो सरल घनीय धातु में संकुलन क्षमता की गणना हमने करनी है। तो सरल घनीय में जो संकुलन क्षमता आती है वो आती है 52.4%। पहले तो देखो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है। संकुलन क्षमता का सूत्र होता है कणों का आयतन, कणों द्वारा घेरा गया आयतन या कणों का आयतन बटे कुल आयतन, कणों का आयतन बटे कुल आयतन यानी एक कोष्टिका का आयतन इंटू 100, एक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। और सरल घनीय में सरल जालक के अंदर एक ही कण होता है, और क्योंकि कण को एक गोला माना जाता है तो इसलिए कण का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब, कण का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे कुल आयतन, कुल आयतन हो गया ए क्यूब, कुल आयतन ए क्यूब, क्योंकि घन की भुजा हमने ए मानी है और घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो कुल आयतन हो गया कितना, ए क्यूब, भुजा ए माननी है तो ए क्यूब इंटू 100। अगला टारगेट आता है हमारा ए और आर में संबंध। तो सरल घनीय जालक के लिए जो ए और आर में संबंध आता है वो ए बराबर 2r, ए बराबर 2r सरल घनीय जालक में। तो अगर मैं ए की जगह 2r रख देता हूँ तो 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब बटे ए की जगह रखना है 2r, तो 2r इंटू 2r इंटू 2r, क्योंकि ए क्यूब है तो ए बराबर 2r है, तो 2r इंटू 2r इंटू 2r इंटू 100। तो आर क्यूब से आर क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लर्न रखें कि 52.4% आंसर आएगा सरल घनीय जालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकल व शोटकी दोष की तुलना कीजिए। आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकल व शोटकी दोष की तुलना करनी है। तो फ्रैंकल दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग सेम होता है, जिनमें धनायन छोटा होता है। फ्रैंकल दोष उनमें होता है जिनमें धनायन छोटा होता है, धनायन छोटा होता है। और शोटकी दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है, उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, यानी धनायन और ऋणायन बराबर आकार के होते हैं। और फ्रैंकल उनमें होता है जिनमें धनायन छोटा होता है, धनायन छोटा होता है। और अगर और अंतर कहता है तो क्या होता है, शोटकी फ्रैंकल दोष में क्या होता है, धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थलों में आता है, धनायन जो होता है वो अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। और शोटकी में क्या होगा, धनायन और ऋणायन दोनों बाहर निकल जाते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ तो क्या हुआ, जैसे ये क्रिस्टल है मान लो, धनायन यहाँ था वो उठ के यहाँ आ गया तो क्रिस्टल के अंदर ही रहा वो, तो कणों की संख्या में कमी नहीं होती, कणों की संख्या में कमी नहीं। और इसमें क्या होगा, शोटकी में वो बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ कणों की संख्या कम हो जाती है। जब कणों की संख्या कम हो जाती है तो यहाँ हम कह सकते हैं घनत्व भी कम हो जाता है, और फ्रैंकल में घनत्व सेम रहता है। तो ये सारे अंतर आ जाएंगे आपके पास। अगला कहता है षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों के मान, अक्षीय कोणों के मान देने षटकोणीय के लिए। तो षटकोणीय में अल्फा और बीटा जो होते हैं वो तो होते हैं 90 डिग्री के, और जो गामा होता है वो होता है 120 डिग्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है षटकोणीय का, अल्फा और बीटा 90 डिग्री के और गामा 120 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 के एग्जाम से अब क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में नोट कर रखिएगा। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं आपको, बहुत जल्द मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक बुकलेट प्रोवाइड करवाने वाला हूं आपको, जिसमें हर चैप्टर से 25, 20, 30 क्वेश्चन निकाले हुए हैं मैंने, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में जैसा कि आपको पता है कि 9 प्रश्न आने,
9 प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस के आने हैं, तो उस बुकलेट को भी आप लोग जो है सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। उसके आंसर उसमें अवेलेबल होंगे। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इजी केमिस्ट्री नाम से मेरी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और आप प्ले स्टोर से मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पर बहुत जल्द आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट जो है स्टोर ऑप्शन में इजी केमिस्ट्री पर नीचे नीचे बिल्कुल आपको स्टोर ऑप्शन दिखाई देगा। तो स्टोर ऑप्शन में इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्रश्न वही होंगे जो बुकलेट आपके पास आएगी, लेकिन उसको आप करके देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो याद हो गए हैं। तो बिल्कुल आप जो है वो ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से ये कोर्स जो है ले सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, जब मैं आपको बता दूंगा जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा उस दिन इसी क्लास के अंदर आपके बीच अनाउंस कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन में बोरोन अपमिश्रित करने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है, समझाइए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालकों के उदाहरण है जो कि आवर्त सारणी के 14वें वर्ग से हैं, 14वें वर्ग से। और बोरोन जो है वो 13वें वर्ग का तत्व है, बोरोन 13वें वर्ग का तत्व है। तो जब हम 14वें वर्ग में यानी सिलिकॉन में बोरोन यानी 13वें वर्ग का तत्व मिला देंगे तो कॉमन सी बात है 13वें वर्ग के तत्व के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। 14वें के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, 13वें के पास 3 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है और इलेक्ट्रॉन की कमी से एक धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। और क्योंकि धनात्मक को हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं तो होता है यहाँ पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो सिलिकॉन में बोरोन अपमिश्रित करने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है, पी प्रकार का। 13वें वर्ग में और कौन कौन से तत्व हैं, तो 13वें वर्ग की ट्रिक नोट कर ले। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब आपको बोरोन दे, आपको एल्यूमिनियम दे, आपको गैलियम दे, इंडियम दे, कोई भी दे इनमें से, ये 13वें वर्ग के तत्व हैं। थैलियम नहीं देगा, थैलियम नहीं देगा इसमें से। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम में से कोई दिया हो तो ये 13वें वर्ग के तत्व हैं। तो इनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अतः पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। समझाना है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि सिलिकॉन 14वें वर्ग का तत्व है, इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जबकि बोरोन जो है वो 13वें वर्ग का तत्व है तो इसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी रह जाती है जिससे धनात्मक छिद्र उत्पन्न होता है जो पी प्रकार के अर्धचालक के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अब चले हम 2016 के क्वेश्चन की ओर। 2016 में जो प्रश्न आया आपके पास, निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है। निम्न ताप पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसका सूत्र होता है H2। और क्योंकि H2 समपरमाणवीय अणु है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि समपरमाणवीय अणु जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ अध्रुवीय आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस है। अगला क्वेश्चन, आद्य घनीय एक कोष्टिका, आद्य यानी सरल, आद्य का मतलब क्या है, सरल। और सरल में कण होता है केवल कोनों पर, सरल में जो कण लगे होते हैं वो केवल कोनों पर लगे होते हैं, केवल कोनों पर। तो क्या कहता है, आद्य घनीय एक कोष्टिका के परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक एक कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो आद्य में कण केवल कोनों पर लगे होते हैं और कोने का 1/8 भाग ही जो होता है वो एकक कोष्टिका को प्राप्त होता है। तो क्या कहता है, आद्य घनीय एकक कोष्टिका के परमाणु का कितना भाग, तो 1/8 भाग ही वास्तव में विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। कोने का 1/8 भाग है, फलक केंद्रित वाले का आधा भाग होता है। तो 3 प्रकार के कण आपसे पूछ सकता है, ये मैं बता दूं आपको, 3 प्रकार के कण आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न आता है तो। एक तो कोने पर, जैसा कि सरल में है, तब तो 1/8 भाग होगा, कोने पर लगे कण का 1/8 भाग एकक कोष्टिका में रहता है। फलक केंद्रित, अगर कोई कण फलक केंद्रित है तो उसका 1/2 भाग जो होता है वो एकक कोष्टिका में रहता है, फलक केंद्रित का 1/2 भाग। और अगर कोई कण काय केंद्रित या हम कह दें अंतः केंद्रित है तो वो पूरा के पूरा, एक पूरा भाग जो होता है उसका वो एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। नेक्स्ट,
AgBr में फ्रैंकल दोष किस आयन के विस्थापन से उत्पन्न होता है? तो फ्रैंकल दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर जाता है अंतराकाशीय स्थलों में। तो AgBr में आप धनायन देखेंगे तो Ag प्लस है, Ag प्लस। तो ये आपका प्रश्न था, किस आयन के विस्थापन से? Ag प्लस आयन के विस्थापन से, क्योंकि धनायन छांटना है अपने को। तो AgBr में फ्रैंकल दोष Ag प्लस आयन के विस्थापन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, त्रिनतक्ष में अक्षीय दूरी जो होती है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और अक्षीय कोण जो होते हैं अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90, ये त्रिनतक्ष की क्रिस्टल की कंडीशन है। कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी कोण बराबर नहीं है, ना ही कोण 90 डिग्री का है। तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो ये त्रिनतक्ष क्रिस्टल के लिए आ गया। नेक्स्ट, ठोसों की समदैशिक तथा विषमदैशिक प्रकृति में कोई एक अंतर। तो समदैशिक प्रकृति जो होती है वो अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में, और विषमदैशिक प्रकृति जो होती है वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। और समदैशिक प्रकृति रखने वाले ठोस कम गलनांक वाले होते हैं। समदैशिक प्रकृति रखने वाले ठोस कम गलनांक वाले होते हैं और विषमदैशिक प्रकृति रखने वाले ठोस उच्च गलनांक वाले होते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है ठोस क की विद्युत चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तथा ठोस ख की विद्युत चालकता 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो ठोस क और ठोस ख को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो मैं बता दूं आपको, चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के हैं, एक तो चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। चालकता के आधार पर ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक की जो चालकता होती है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया है। तो ठोस क जो है वो चालक है, ठोस क को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो ठोस क चालक है। कुचालक की जो चालकता होती है वो 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दी गई है। तो दिया गया ठोस कुचालक है। और अर्धचालक की जो चालकता होती है वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4। तो ये अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये अर्धचालक की चालकता है। तो अभी आपको क्वेश्चन में 10 की पावर 4 से 7 और 10 की पावर -20 से 10 की -10 मिला है। तो ये आपके आंसर रहेंगे चालक, ठोस क चालक और ठोस ख कुचालक। बस इतना ही। नेक्स्ट, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का चालक बनता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम 2018 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने तक ही मत सीमित रखें इस क्लास को। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और आप देखना आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से खूब प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अब वापिस बात करते हैं हम, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का चालक बनता है? तो जर्मेनियम जो है वो 14वें वर्ग का तत्व है और आर्सेनिक जो है वो 15वें वर्ग का तत्व है। यानी अब एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। 14वें वर्ग के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15वें वर्ग के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, इसलिए यहाँ अर्धचालक बनेगा N प्रकार का। आपसे नाम ही पूछा है सिर्फ किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो आपने सिर्फ नाम ही देना है कि N प्रकार का अर्धचालक यहाँ प्राप्त होता है, N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। कॉपर ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन करता है। कारण दीजिए। तो कॉपर जो है वो एक धात्विक ठोस है। कॉपर जो है वो धात्विक ठोस है और धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसलिए ये ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में भी, दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। और कॉपर क्लोराइड जो है, कॉपर क्लोराइड
वो एक आयनिक यौगिक है। कॉपर क्लोराइड जो है वो एक आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस। और आयनिक ठोसों में जो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, उनमें कूलाम बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युताकर्षण बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युताकर्षण बल, जो धनायन को ऋणायन से जोड़ के रखता है, धनायन को ऋणायन से जोड़ के रखता है। जब अपने इनको जल में डालते हैं तो ये स्थिर वैद्युताकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है और धनायन और ऋणायन जो होते हैं ये मुक्त गति करने लग जाते हैं। जल में घोलने के बाद जब ये मुक्त गति करने लग जाते हैं तभी विद्युत का चालन आएगा। तो ये जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आयनिक ठोस हैं और आयनिक ठोसों में स्थिर वैद्युताकर्षण बल एक प्रबल बल पाया जाता है, जिसके कारण आयन स्वतंत्र गति नहीं कर पाते। इसलिए ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, परंतु जब इन्हें हम जल में घोलते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं, तो आयनों के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है और ये आयन एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जिससे ये विद्युत चालकता दर्शाते हैं। तो जलीय विलयन में विद्युत चालकता दर्शाता है कॉपर क्लोराइड और ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में चालकता दर्शाता है कॉपर। नेक्स्ट, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र। तो वर्गाकार द्विविमीय में क्या होता है, जैसे ये एक परत है कणों की और इसमें जो नीचे परत लगाएंगे उसमें कण के ठीक नीचे कण, अगर ऊपर लगानी है तो कण के ठीक ऊपर कण। तो इस तरह से वर्गाकार निबिड़ संकुलन का चित्र आपने तैयार कर देना है। तो ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन हो गया। अब इसको वर्गाकार क्यों बोला गया है, तो अगर बीच वाला कोई कण देखें तो वो 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। यदि इन 4 कणों का केंद्र लगाया जाए और फिर यदि हम इन केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग बनता है, इसीलिए इसे वर्ग निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। तो बाकी आपको चित्र बनाना है, चित्र आपके सामने है। अगला कहते हैं नेटवर्क ठोस का कोई एक उदाहरण। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट जो है वो नेटवर्क ठोस है, हीरा नेटवर्क ठोस है, क्वार्टज भी नेटवर्क ठोस है, सिलिका SiO2। अगला क्वेश्चन, शॉटकी और फ्रैंकल में कोई 2 अंतर। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉटकी में धनायन और ऋणायन दोनों बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकल में केवल धनायन जो होता है वो अंतराकाशी स्थल में आता है। शॉटकी में कुल संख्या कम हो जाती है, फ्रैंकल में वो संख्या समान बनी रहती है। शॉटकी में घनत्व कम हो जाता है क्योंकि जब आयन कम होंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा। फ्रैंकल में घनत्व समान बना रहता है। अगला क्वेश्चन, सरल घड़ीय जालक की संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता, ये भी हम निकाल चुके हैं 52.4%, जहां हमने ए और आर वाला संबंध पढ़ा था, ए बराबर 2r। अगला क्वेश्चन 2020 से 2020, काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता का मान लिखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ही हमें फेस करना पड़ा था। तो काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड में 68% संकुलन दक्षता होती है, 68%। फलक केंद्रित में 74%। सारा मैं आपको बता चुका हूं वो। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई 2 अंतर। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित ज्यामिति होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामिति निश्चित नहीं होती। क्रिस्टलीय का गलनांक उच्च होता है, अक्रिस्टलीय का गलनांक कम होता है। क्रिस्टलीय विषमदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। तो ये अंतर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके। अगला क्वेश्चन, अशुद्धता दोष। अगला क्वेश्चन जो है, अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो अशुद्धता दोष, पहले तो आप उदाहरण दें। उदाहरण, NaCl में SrCl2 मिलाने पर उत्पन्न दोष। NaCl में SrCl2 मिलाने पर उत्पन्न दोष, अशुद्धता दोष का उदाहरण है। अब आपको चित्र बनाना है तो पहले आप NaCl का क्रिस्टल बनाएं। तो Na प्लस के साथ जुड़ेगा Cl माइनस के साथ जुड़ेगा Na प्लस के साथ जुड़ेगा Cl माइनस, Na प्लस के नीचे Cl माइनस के नीचे Na प्लस। तो इस तरह से करते हुए आप Cl माइनस के आगे Na प्लस जोड़ते हुए अपना क्रिस्टल तैयार कर लें। तो इस तरह से ये क्रिस्टल रेडी हो जाता है। Na प्लस के साथ Cl माइनस जोड़ते हुए आपने क्रिस्टल तैयार कर लिया।
अब आपने क्या करना है, इसमें SrCl2 मिलाना है। तो SrCl2 मिलाने पर, तो अगर SrCl2 के मैं आयन देखूं तो Sr+2 है और Cl-1 है। तो Na+ की जगह Sr+2 जाएगा, Na+ की जगह Sr+2 जाएगा, धनायन की जगह धनायन जाएगा और ऋणायन की जगह ऋणायन जाएगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो धनायन की जगह धनायन और ऋणायन की जगह ऋणायन जाएगा। तो अगर Cl- की जगह Cl- जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब Sr+2 जाएगा किसके स्थान पर, Na के स्थान पर, तब फर्क पड़ेगा। कैसे, देखो आप, Na पर आवेश क्या है, +1 है, जबकि Sr पर क्या है, +2 है। अब जब +2 अंदर जाएगा ना तो +2 ही बाहर आएगा। अब +2 बाहर कैसे निकालें, तो एक Na तो ये निकाल दो, +1 हो गया। एक कोई भी और Na और निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि +2 निकालना है हमने। तो Na+ अगर निकला तो एक ही Na निकला, तो हम क्या करेंगे, एक Na+ और निकाल लेंगे। तो ये Na+ हमने और निकाल लिया। तो कितने Na+ निकल गए, 2। तो +2 निकल गया। अब +2 अंदर जा सकता है, +2 अलाउड है। तो +2 अगर बाहर निकलेगा तभी +2 अंदर जाएगा, यानी एक Sr+2 को अंदर भेजने के लिए 2 Na+ बाहर निकालने पड़ेंगे। तो अब जो चित्र बनेगा, Na+ Cl-, इस Na+ की जगह Sr+2 आ गया है। इस Na+ की जगह Sr+2 आ गया है। आगे Cl-, फिर Cl-, ये वाला Na+ भी हमने बाहर कर दिया है। तो यहाँ भी अंतराकाशी यौगिक बन गया है। बाकी एज इट इज आप लोग बना सकते हैं। तो ये हमारे पास अशुद्धता दोष का चित्र आ जाता है, अशुद्धता दोष का चित्र। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 2020 तक के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। और बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं MCQ क्वेश्चन के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। उससे पहले कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, विलेन। तो ये चैप्टर एक बार आप रीड करके रखिएगा ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।